नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राज़े चमन। और राज़े चमन आप सबको भी इनवाइट करता है, दावत देते हैं हम सब आप सबको कि अगर खुदावंद ने आपको भी किसी न किसी कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर, मेरा नंबर और हमारे गेस्ट के नंबर से आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप नंबर हासिल नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। torontolive.tv पे जाकर आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर हासिल कर सकते हैं। और आज मुझे राज़े चमन में ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन के CEO मिस्टर सुहेल असलम ने, जो कि इलिनॉय यूनाइटेड स्टेट्स में है इस वक्त। और लाहौर पाकिस्तान से मिस्टर काशिफ नवाब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। मिस्टर काशिफ जो है वो इस वक्त द न्यूज़ ऑन संडे, पाकिस्तान टुडे और वेटिकन न्यूज़ जो कि इटली में है, ये मैगज़ीन के साथ काम करते हैं। मिस्टर काशिफ एंड मिस्टर सुहेल, वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़े चमन में। मिस्टर सुहेल, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि चूँकि आप काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो राज़े चमन में फाउंडेशन के लेवल पे कर चुके हैं, और आपकी जो फाउंडेशन का एक ख़ास मकसद है कि लोगों की हेल्प करना, वो किसी भी लेवल पे है, किसी भी तरीके में है, किसी भी मुश्किल में है, और खा वो एजुकेशन है, वो फूड है, वो दीगर सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या किसी और नागहानी मुसीबत में है, तो आपका जो स्टाइल है हेल्प करने का बड़ा यूनिक सा है। आप थोड़ी सी इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? जी भाई साहब, मैं खुदा यीशु मसीह के क़ुद्दूस और जलाल ऐलान में सबकी सलामती चाहूँगा। और इस प्रोग्राम की वसातत से, टोरंटो लाइव टीवी की वसातत से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचाया। और पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमने काफ़ी हेल्प और मदद के वसातत से काफ़ी मुख्तलिफ मौजू की डेप्थ में गए, उस पर रोशनी डाली और ये जानने की कोशिश की कि बाइबल मुकद्दस में और हमारे मसीही नुक्ता नज़र से अगर हम एक क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ गुजारते हैं तो उसमें हेल्प का मीनिंग क्या है, और किन तरीक़ों से हेल्प जो है वो एज अ व्हीकल उसको डिलीवर किया जा सकता है लोगों तक। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि यूनिकनेस हमारी फाउंडेशन में क्या है, तो देखें, जब से पिछले तकरीबन सिंस 1947, पिछले 70 प्लस साल से पिछले तकरीबन 20 या 30 साल पार्टीशन के बाद हमारे मिशनरीज ने बहुत ही मेहनत के साथ, और उसमें मैं ये जिक्र करूँगा कि हमारे जो कैथलिक चर्च है, हमारा प्रेस्बिटेरियन चर्च है और चर्च ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बहुत ही इनरोड्स क्रिएट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हमारी कौम के लिए, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कौम के लिए। सो उसके लिए उसमें यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब भी NGOs ने हमारे साथ, हमारी कौम के साथ काफ़ी उन्होंने मदद की। गवर्नमेंट के इदारों ने भी काफ़ी ताउन के साथ आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी की हेल्प और उसकी अपलिफ्ट के लिए काम हो रहा है। हमारी फाउंडेशन की यूनिकनेस ये है कि हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही एक उसका ओवरहेड है, जो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट जो है उसका जो उसके मुख्तलिफ मैनेजमेंट लेवल हैं वो बहुत ही मुख्तसर हैं। हमारा तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमें किसी किस्म की फंडिंग आती है तो चूंकि हमारा ओवरहेड कॉस्ट, हमारा स्टाफ इतना बड़ा नहीं है, इसलिए जो मिसाल के तौर पे अगर $100 कोई फाउंडेशन को देता है तो उसमें से 85 से लेकर $90 तक वो डायरेक्टली
जो मोस्ट अंडरसर्व्ड, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तक वो पैसे पहुंच रहे हैं। चूंकि हमारे मोस्टली जो हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं वो भी एज वॉलंटियर काम करते हैं, बल्कि ना सिर्फ वो वॉलंटियर हैं बल्कि वो पाकिस्तान में भी और यहाँ भी जो हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के मेंबर हैं वो खुद भी फाइनेंशियली हमारी फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं। और जो हम सब काम कर रहे हैं अपने इस फाउंडेशन के लिए वो हम सब वॉलंटियर बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस वजह से हमारी यूनिकनेस इसमें यह है कि अगर आप एक बड़ी एनजीओज को देखें जिसका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्लामाबाद में या दूसरी जगह पे, उनकी ओवरहेड कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि जब $100 आप उनको भेजते हैं तो उसमें से जाते जाते वो गरीब लोगों तक सिर्फ $15, $20, $25 ही पहुंचते हैं। लेकिन दैट इज नॉट द केस इन आवर केस। हमारी यूनिकनेस इसमें यह है कि 80-90% का जो वो आपकी पार्टिसिपेशन और डोनेशन होगी वो डायरेक्टली लोगों के साथ पहुंचेगी। और इसकी मैं ज्यादा वजाहत करूंगा कि किस तरीके से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है थ्रू वॉलंटियर्स एंड केस वर्कर्स। मिस्टर काशिफ, आप ये बताइए, जबकि आपने सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन के साथ मिलकर कामकाज करने का, तो इस वक्त जो जब आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं उस तरफ जाने से पहले आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसका जो, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इस पैंडेमिक टाइम में से निकल आए हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो सेकंड जो वेव है उसमें चल रहे हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान जो है वो अभी पहले फेज़ में है और या सेकंड फेज़ में वो एंटर हो चुके हैं आप? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब आपकी इस हवाले से शेयरिंग का आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान चूँकि आप सब लोग जानते हैं, हमारे जो नाज़रीन वो जानते हैं और मोस्टली जो लोग एशिया से वो जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है बल्कि तरक्की वजीर ममालिक में शामिल। और पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी एक पीक पे जा रही है। कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने खिताब में ये बताया कि पाकिस्तान में जुलाई के मिड में और अगस्त के शुरू में जो पीक है तो कोरोना की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। बदकिस्मती ये है कि चूंकि हमारे यहाँ इस तरह की मैकेनिज्म नहीं है, इस तरह का सिस्टम नहीं है जहाँ पर हम इस तरह की वबाओं का मुकाबला कर सकते हैं। एक तो हम पहले से गरीब हैं और दूसरा हमारे पास मसाइल भी नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन है आज की वो मैं आपको बता देता हूँ आपके नाज़रीन के लिए कि अभी पाकिस्तान में टोटल जो केसेस हैं वो 1,98,883 हैं जो टोटल केस अभी तक हुए हैं ये फरवरी से लेके फेब से लेके और आज की डेट तक। और इनमें तकरीबन जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 1,07,942 जो केसेस हैं वो एक्टिव केसेस हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर मरीज पाए जाते हैं। इसी तरह उनमें से जो लोग ठीक हो गए हैं, ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ लोग बड़ी तादाद में ठीक हो रहे हैं और तेजी से ठीक हो रहे हैं। हमारे पास जो लोग ठीक हो गए हैं उनमें से तकरीबन 8,609 के करीब जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो चुके हैं। और टोटल ओवरऑल जो डेथ हुई है पाकिस्तान में वो तकरीबन 4,035 है। आज की डेट तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक 4,035 जो है वो डेथ हुई है पाकिस्तान में। अगर आप इसको सूबों के हिसाब से देखें उसमें आपको एक वजाहत मिल जाएगी कि सिंध के अंदर तकरीबन अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद है 33,121 है। पंजाब के अंदर जो तादाद है 49,884 जो पेशेंट्स हैं वो भी एक्टिव है। केपी के अंदर आप जाते हैं तो वो 12,239 जो पेशेंट्स हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर 5,557 केसेस जो है, बलोचिस्तान में 6,235 केसेस जो है और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में आप देखते हैं तो वहां पर 366 केसेस हैं और एजेके में 5,226 केसेस हैं। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है पाकिस्तान का जिसमें एक बड़ी तादाद के अंदर लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं कोरोना से और आने वाले दिनों में और मजीद इसकी जो सूरत हाल वो ज्यादा बिगड़ेगी और इसमें जो लोगों की तादाद है वो कोरोना के हवाले से बढ़ेगी। और जो अंदाजा है जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि पाकिस्तान में ये तादाद जो है 3 से बढ़ के 3.5-4 लाख तक भी जा सकती है और ये सूरत हाल काफी जो खतरनाक सूरत हाल है। जी थैंक यू वेरी मच मिस्टर काशिफ। मिस्टर सुहेल, जब आप
दुनिया के बाकी ममालिक को देखते हैं और बिलखसूस जहाँ पे आप भी बैठे हुए हैं कि बड़ी सेटिस्फैक्शन जो है वहाँ पे इस वक्त है, क्योंकि सारा ये जो पैंडेमिक टाइम है ये बेहतर हालात की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और जब आप पाकिस्तान में काम करते हैं फाउंडेशन लेवल पे, तो वहाँ की कुछ सूरत हाल जो है अभी बेहतर नहीं हो रही। तो आपने चूँकि जो पीक टाइम था पैंडेमिक टाइम का, उसमें आपने पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मतलब काफ़ी शहर उसमें इन्वॉल्व हैं। और जबकि अभी करंटली सिचुएशन कोई इतनी बेटर नहीं है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं हेल्प के सिलसिले में? जी भाई सर, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो हमारे मगरबी ममालिक हैं, हम उस वेव से कुछ उसमें थोड़ी होप पैदा हो रही है, लेकिन अभी ये पूरे वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये स्टेबिलिटी कायम रहेगी या नहीं, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने बड़ी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व की यहाँ मगरबी ममालिक में, खासतौर पे कनाडा और अमेरिका में, जो 2 या 3 महीने हम घर में बंद रहे, उसकी वजह से उसका कुछ रोकथाम तो हुई और उसकी थोड़ी स्लो हो गई उसकी कोरोना की स्प्रेड। लेकिन अब जब हम बाहर लोग निकले हैं, तो इसके लिए ये बड़ा एक किस्म का बहुत बड़ा एक रिस्क ले रही हैं हमारी गवर्नमेंट्स के, हमें वो ये मौका दे रही हैं कि ये देखा जाए, वो एक इसके ट्राई हो रहा है कि देखा जाए कि उसमें क्या होता है। तो हमें बड़ी उम्मीद है और खुदावंद पे बड़ा भरोसा है हमें कि जो उसकी मेन जो वेव थी कोरोना की, वो पास हो चुकी है। पाकिस्तान में हालात थोड़े फर्क हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि जब पिछले ईद के दिनों में जब हमने हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा उसको लूज किया, तो उसमें 2 वीक के बाद काफी केस जो थे वो तेजी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो हमारी दुआएं जो हैं और वो सब हमारे अजीजों के साथ हैं कि इस मौका पर खुदावंद उनको महफूज रखे और उनको अपनी पनाह में रखे। जहाँ तक ताल्लुक है उसके इम्पैक्ट का, मैं अभी ये जरूर इस प्रोग्राम के वसात से जानना चाहूँगा काशिफ नवाब साहिब से, और इससे पहले कि मैं ये जिक्र करूँ अपने क्या कुछ हम कर चुके हैं और क्या कुछ हमारा करने का इरादा है, मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मैंने मिस्टर काशिफ नवाब के साथ कम्युनिकेशन जारी रखी है। फोन के साथ इनके साथ काफी तबादला ख्याल हुआ और मुझे ये बड़ी खुशी है और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ इस वक्त मिले हैं, क्योंकि जिस डिटेल के साथ इन मसला मसाइल को खास खसूसन ये कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके के साथ वहाँ लाहौर में इनकी ऑब्जर्वेशन है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आज इस प्रोग्राम के जरिए हमें उससे आगाह करेंगे। जब हमने आज से 6 महीने पहले अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था, तो हमारे प्रोजेक्ट्स ज्यादातर जो थे वो एजुकेशन की तरफ थे। हमने एक स्कूल को अडॉप्ट किया सियालकोट पे, और साथ में छोटे यतीम बच्चों और बेवाओं फैमिलियों और क्या नाम आपके छोटे बच्चों को जो यतीम थे उनको हमने उनकी एजुकेशन के लिए फैमिलीज को अडॉप्ट। जी मिस्टर सुहेल, मैं इस तरफ बाद में आता हूँ। मैं ज़रा मिस्टर काशिफ से ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि जो एक बड़ा पर्टिकुलर, और आपकी भी फ़िक्र वही है शायद, कि मिस्टर काशिफ ये हमें बताइए कि क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में जो एक अक़लियतें हैं वो एक मखसूस तबका है, और उसमें ज़ाहिर एक ख़ास लेवल के लोग जो हैं जो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं हर जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है मुल्क में। तो क्या इस वक्त इस पैंडेमिक टाइम पे जो अक़लियतों की क्या सिचुएशन है? जी, ओवरऑल जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, चूंकि मजहबी अक़लियतें जो है वल्नरेबिलिटी का शिकार हैं और उनके यहाँ ज़्यादा मुश्किलात पाई जाती हैं, तो पिछले दिनों जब ये कोरोना की सूरत पाकिस्तान में शुरू हुई थी, तो उन दिनों कराची में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा था, कुछ मुस्लिम इदारे कर रहे थे। तो मुस्लिम इदारों की तरफ से ये मसीहियों को और जो हिंदू कम्युनिटी को उनको इनकार किया गया था फूड देने के लिए। और उसकी बुनियादी वजह ये, चूंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह के माइंड सेट हैं
जो समझते हैं कि शायद मुल्क के वसाइल या मुल्क के लोगों के वसाइल सिर्फ मेजोरिटी के लोगों के, जिसकी वजह से मिनॉरिटी इग्नोर हो जाती है। और ओवरऑल आप अगर देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम किया, और एहसास प्रोग्राम के अंदर भी जो टोटल जो लोगों को उन्होंने सपोर्ट की है पैसों के जरिए या फूड के जरिए, तो वो भी खसूस लोग हैं, और वो भी मेजोरिटी के लोगों को ज्यादा मिला, क्योंकि मसीही जो है या हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, इसलिए सॉरी मिनॉरिटी में है, इसलिए उन तक वसाइल कम पहुंचते हैं। और इसी तरह उसकी वजह यह है कि हमारे जो लोग हैं जिनका तल्लुक मजहबी कलीतों से है, ज्यादातर जो लोग हैं वो सैनिटेशन के काम से वाबस्ता है, वो डोमेस्टिक वर्कर के काम से वाबस्ता है, या डेली वेजेस के काम करते हैं, तो उन कामों की वजह से वो बेचारे बुनियादी सहूलियत से महरूम हो जाते हैं। उनको जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज मिलती हैं वहीं से भी उनको नहीं मिल पाती, और जो बकरिया हजरात हैं उनकी नजर में भी वो सामने नहीं आ पाते, और उन तक वो चीजें जो पहुंच नहीं सक पाती ना। तो मैं आपको बताऊं कि एक अदारा है फ्री एंड फ्रीडम नेटवर्क, जो है वो फ्री एंड इलेक्शन पे काम करता है। उनकी एक जो रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट, उसमें उन्होंने एक सर्वे किया पाकिस्तान में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर 26% जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी जॉब चली गई है ड्यू टू कोरोना। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चूंकि जो एक एम्प्लॉयर थे वो समझते थे कि शायद कोई हमारे घर पे काम करने वाला अगर आ रहा है तो उसके शायद साथ भी कोरोना वायरस आ रहा है, या वो कैरियर है। इसकी वजह से उन्होंने अपने घरों से मना कर दिया, और जिसकी वजह से उनका वो काम चला गया। दूसरी तरफ आप अगर देखिए कि डेली बेसिस जो काम कर रहे हैं उनके हालात जो हैं वो भी खराब है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, क्योंकि मुल्क के अंदर जब तक ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है और वो काम नहीं कर पा रहे, उनको उनकी बुनियादी जरूरियत पूरी नहीं हो सकती। तो इसका डायरेक्ट जो असर है, डायरेक्ट जो फैक्ट है, वो पाकिस्तानी मजहबी की बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से कलीतें जो मुश्किलात का शिकार है। जी मिस्टर सुहेल, आप बताइए कि जब आप इस सिचुएशन को देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि एक ह्यूज नंबर है पाकिस्तान में, राइट, आपकी जो फाउंडेशन की आंख है वो कैसे देख रही है? आपके सामने क्या पिक्चर आ रही है कि आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं? जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं पिछले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा इनिशियली जो आइडिया वो यही था कि हम पॉवर्टी और एजुकेशन के इश्यूज पे अपने प्रोजेक्ट शुरू करें, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस एकदम नागहानी आफत आ गई, जिसकी वजह से हमें अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ा। और पिछले 3 या 4 महीने से, जैसे मैंने अर्ज किया पिछले प्रोग्रामों में भी, कि हमने कोविड-19 के रिलीफ पैकेजेस को अपनी एक प्रायोरिटी बना लिया है। और पिछले 3 महीने से हमने काफी इंडिविजुअल्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पादरी साहिबान की चर्च मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके हमने काफी फूड पैकेजेस की, उसको हम कहते हैं कोविड केयर पैकेज, उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, जैसे आपने मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया। तो जैसे काशिफ साहब फरमा रहे थे कि काम की जहाँ तक नौयत का ताल्लुक है, काम इतना ज्यादा है वहाँ, और उसमें जो उसमें सिल्वर लाइनिंग वो ये हमें नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया है उसके साथ भी हेल्प हो रही है। जब एनजीओज हैं वो भी साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, पादरी साहिबान की मिनिस्ट्री भी काफी जोर शोर से लोगों के पास पहुंच रही हैं और उनको खाना मुहैया कर रही हैं। ये इतनी वसी व अरीज प्रॉब्लम बन चुकी है एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में कि जैसे काशिफ साहब ने जिक्र किया कि 4 या 5 जो हैं वो जो फील्ड्स हैं वो बहुत मुतासिर हुए हैं। जो आप पट्टे वर्कर जो हैं, लेबर फोर्स जो है, बॉन्डेड वर्कर्स जो हैं, आपके ये जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, आपके जो हमारी माएँ बहनें जो अजीज जो घरों में काम करती हैं, और जो हमारे खास तौर पे जो मेडिकल फील्ड में हमारी नर्सेज और हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मेडिकल वर्कर्स जो हैं, और सफाई पेशा लोग जो अस्पताल में काम करते हैं, उनके लिए ये इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि जितनी ज्यादा भी ये इतनी बड़ी मैक्रो प्रॉब्लम बन चुकी है कि जो लोग ना सिर्फ लोगों को फूड चाहिए जो अपने जॉब लूज कर चुके हैं, बल्कि हमें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि काशिफ साहब आपको मेरे ख्याल में थोड़ी देर में बताएंगे कि जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके पास जो कई लोगों के पास मास्क तक नहीं है। तो इतनी जरूरियात हैं कि इसीलिए हमने काशिफ साहब को और तकरीबन 30 और 40 और लोगों को पूरे पाकिस्तान में एंगेज किया हुआ है
ताकि हम उनसे फर्स्ट हैंड ये नॉलेज हासिल कर सकें कि छोटे प्रोजेक्ट्स की सूरत में, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा हमारा एसेट जो है हमारी फाउंडेशन का, वो ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें बहुत ज़्यादा वहाँ समाजी वर्कर और हमें बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स और केस वर्कर्स की ज़रूरत है। तो हमारी टीम जो है वो, हमें बड़ी खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे टीम लीडर हैं हर जगह पे, वो जब एक अपील करते हैं अपनी मसीही अवाम से कि हमारे ख़ास तौर पे जो मसीही मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, अंडरसर्व्ड और इफेक्टेड लोग हैं मुख्तलिफ बस्तियों में, तो उनके साथ कैसे पहुंचा जाए, तो बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और अपनी सर्विसेज को वो ऑफर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम खुदा उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। जी थैंक यू मिस्टर सुहेल। मिस्टर काशिफ, आप बताइए कि जिन एरियाज़ का मिस्टर सुहेल ने और आपने जिक्र किया, उसके बावजूद एक लेबर का जो एरिया है, जो मज़दूर, भट्टा मज़दूर कहलाते हैं पाकिस्तान में, उनकी तो आम हालात में भी हालत जो है कोई इतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े लोन्स उन्होंने लिए होते हैं और बड़ी मुश्किल लाइफ है उनकी। तो इस सिचुएशन में आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, भट्टा मजदूर जो हैं वो बड़े मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का हिस्सा है। हमारे यहाँ चूँकि भट्टा मजदूरों के मसाइल पे उस तरह से कानून साजी नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए, और स्पेशली कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर भट्टा मजदूर जो है बड़ी तादाद में इग्नोर हुए हैं। और इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर भट्टा मजदूरों पे उनके जो कर्ज थे वो डबल हो गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि चूंकि वो फारिग थे, भट्टे बंद थे और काम है नहीं था, और वो अपने जो भट्टा ओनर्स थे एडवांस पैसे लेके खर्च करते रहे, और उसकी वजह से वो ज्यादा जो है वो सूद के नीचे और वो कर्जे के नीचे दब गए हैं। और हुकूमत की जो खास तौर पे ऐसे जो हमारे जो तबकात हैं, जो ऐसे सोसाइटी के पेशे हैं या ऐसे जो काम है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हुकूमत की तवज्जो कुछ और मामला की तरफ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि भट्टा मजदूरों के लिए स्पेशली कानून साजी करने की जरूरत है, उनके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है, उनको बुनियादी हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है, उनके बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन हुकूमत चुके भट्टा मजदूर जो है वो इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए वो बॉन्डर लेबर और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते ना। जब तक आप एक जो किसी भी काम को, पेशे को लेबर के साथ नहीं जोड़ते, उस वक्त तक उनके मसाइल के लिए पॉलिसी नहीं बन सकती, लॉ नहीं बन सकता। हमें सबसे पहले तो देखना ही है कि हुकूमत को और पाकिस्तान के ऐसे इदारों को जिसपे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए लॉ बनाया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी के साथ लिंकअप किया जाए, उनको ओल्ड एज के साथ लिंकअप किया जाए। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक भट्टा मजदूर 60 साल की उम्र में जाता है तो वो तो काम करने के काबिल नहीं रहता, फिर उसके लिए उसको रोटी तो उसने खानी है, उसके लिए वसाइल नहीं, उसके लिए पैसे नहीं है। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कुछ उनके लिए ओल्ड एज का कुछ छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरत पूरी कर सके। और अगर आप कभी आप वहाँ पे चाहें, आप उनके लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ आ जाती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, उनके क्या मसाइल हैं। ये एक तो वो हमारे पास खवातीन वो हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, एक वो हैं जो हमारे पास भट्टे पे काम करने वाली खवातीन है, वो ज्यादा मेहनत करती हैं, वो ज्यादा मुशक्कत का काम करती हैं। लेकिन हमारे जो अदारे हैं या हमारी जो रियासती पॉलिसी है वो उनको फेवर नहीं करती। हमें अब उसके लिए काम करने की जरूरत है, उसके सोचने की जरूरत है। बेशक ये सुहेल साहब की जो फाउंडेशन है वो इन इश्यूज पे काम करिए, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सुहेल साहब से गुजारिश करूंगा, बल्कि हम समझते हैं कि भट्टों के लोगों के लिए काम करने की जरूरत है, वहाँ पे एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी पे काम करने की जरूरत है, बल्कि उनके लिए कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को, उन बच्चियों को जो भट्टों पे काम करती हैं, जिनके साथ जिनसे ज्यादतियां होती हैं, रेप हो जाते हैं, ऐसी बच्चियों को वहां से निकाल के उनकी बाइज्जत रोजगार दिया जाए। जी थैंक यू वेरी मच मिस्टर काशिफ। मिस्टर सुहेल, आप बताइए कि मज़ीद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी, जहाँ तक आपके भट्टों का ताल्लुक है, जैसे काशिफ साहब ने भी जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में जो भी इन्होंने बात की वो खास तौर पे अगर हुकूमत की पार्टिसिपेशन के साथ और उनकी गाइडेंस के साथ में एक अच्छी पॉलिसी इनेक्ट हो जाती है, तो उसमें वो खुदावंद का बड़ा शुक्र होगा, क्योंकि हमारे गरीब लोगों की, खासकर मसीही बरादरी की जो है वो बहुत सारी तादाद जो भट्टों पे काम कर रही है, जहाँ तक उनको उनके डेमोग्राफिक्स को थोड़ा
पार्स आउट करने की जरूरत है, उसमें यह है कि जैसे उन्होंने 2 डेमोग्राफिक्स की बात की, एक तो सबसे पहले जो भट्टों में काम करते करते बेचारे 25-30 साल में बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके लिए खास तौर पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है वो हमें बनाना है, और ताकि कैसे उनकी ओल्ड एज में उनकी हम हेल्प कर सकें। दूसरा, जो हमारी बच्चियां और हमारी बहनें और माएँ जो हैं वो वहाँ काम करती हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें उनकी भी निशानदेही करने की बहुत ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरत है कि हम उन ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएं अपनी फाउंडेशन में, जिनसे कि उन भट्टों के कामों में जहाँ उनका एक्सपोजर जो है वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होता है, जिसमें कि वो वनरेबल हो जाती हैं किसी किस्म की भी मेंटल और फिजिकल अब्यूज के लिए, तो उनको वहां से कैसे निकाला जाए। तो मैं काशिफ साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। और हमारा फोकस मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें जो मेहनत और मजदूरी है वो तो अगर आप 17-18 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र पे तक अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कोई ऐसा मजदूरी का जॉब आपको करना ही पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि भट्टों पे लोग काम करना छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि जो मोस्ट वनरेबल डेमोग्राफिक्स हैं, जिनमें बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, हमारी यंग बच्चियां और माँ बहनें शामिल होती हैं, उनमें हमें ये चाहिए कि हमें जरूर मिलकर उनके बारे में एक प्रोग्राम करना चाहिए। और मैं काशिफ साहब को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इन द वेरी नियर फ्यूचर उनके साथ मिलके तो उन 2 डेमोग्राफिक्स के लिए हम जरूर काम करेंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट्स को तश्कील किया जाएगा जिनमें कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए एक शहर में, एक मिनिस्ट्री में एक भट्टा को लेके उसको एक पायलट प्रोजेक्ट बना के, एक मॉडल प्रोजेक्ट बना के दिखाएं। उसमें ये होगा कि उसके हम डेवलपमेंटल मार्कर्स देखेंगे कि जब हमने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है तो उसकी सक्सेस क्या है। जी मिस्टर सुहेल जी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर काशिफ, आपके पास 1 मिनट है, आप हमें ये बताइए, क्योंकि सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो मुलाजम तो गवर्नमेंट के होते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट मुलाजम होते हैं, क्या वो भी अफेक्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं? और इसी 1 मिनट में आप अपनी सारी गुफ्तगू का कंक्लूजन भी हमें बताइए कि क्या होना चाहिए फ्यूचर में। देखें जी, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो ऐसा काम करते हैं जो माशरे की सफाई सुथराई के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ चूंकि कोरोना की सिचुएशन के अंदर वो जो गार्बेज जो कलेक्ट करते हैं घरों से, रोड से, अस्पतालों से, उस गार्बेज के साथ डायरेक्ट जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, और उस वायरस से बहुत सारे जो सैनिटरी वर्कर अफेक्ट हुए। हम सब उनकी बुनियादी मसला ये था कि चूंकि उनको एक तो पे कम किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ठेकेदारी निज़ाम है, और ठेकेदारी निज़ाम में होता ही है कि जो गवर्नमेंट जो पे करती है वो उनका जो क्राइटेरिया है वो 17,500 रुपए है। लेकिन जब वो ठेकेदार के पास जाता है, ठेकेदार उनको 10,000 12,000 पे करता है। एक तो उनकी पे बहुत कम है, दूसरा ये है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो पीपीआई हैं, प्रोटेक्टिव जो किट्स हैं, उनको नहीं भी मुहैया की। ना तो उनके पास ग्लव्स है, ना उनके पास लॉन्ग शूज है, ना उनके पास दस्ताने हैं या मास्क है जिसको पहन के वो काम कर सके। हम समझते हैं कि वो एक ऐसा तबका है, सैनिटरी वर्कर जो है वो डायरेक्ट गार्बेज के साथ जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट कोरोना के साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा एट रिस्क है। और उनके लिए हमें या इनकी फाउंडेशन जो है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐसी पॉलिसी बना के उनको इस तरह की चीजें मुहैया की जाए ताकि वो अपनी जान को, अपने आप को सेव कर सके, ताकि अपनी फैमिलीज को सेव कर सके। अगर वो इस तरह नहीं कर पाते तो उनसे डायरेक्ट जो उनकी फैमिली इफेक्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ निजाम जो है, रहने का घर का सिस्टम जो है, लिविंग स्टाइल है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटे से घर के अंदर 4-5-6 लोग रह रहे होते हैं, और जब वो 4-5-6 लोग इकट्ठे रहते हैं तो फिर वो कोरोना जो है किसी न किसी के जरिए वो घर के पूरे लोगों को फैल जाता है, और उसके साथ जो है पूरे घर पे बल्कि पूरे माशरे में पड़ते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस भी लिया था, और उस नोटिस में उन्होंने ये गवर्नमेंट को पाबंद किया है कि आप भट्टा मजदूरों को रेगुलर करें, सैनिटरी वर्कर्स को रेगुलर करें, और उनकी सैलरीज पे की जाए, और उनकी सैलरीज जो गवर्नमेंट का एक लेवल है 17,500 उनको पे किया जाए। इस पे काफी हद तक काम हुआ है, लेकिन फर्दर उनको बच्चों को, उनके खानदानों को इससे निकालने के लिए एक नया जो उनको जिंदगी में एक नई काम के हवाले से हमें फाउंडेशन को इस पे काम करने की जरूरत है, और इस अहम मसले के ऊपर भी फाउंडेशन को सोचने की जरूरत है। जी थैंक यू। मिस्टर सुहेल, आपकी तरफ आऊँगा। आप आज की सारी गुफ्तगू का क्या कंक्लूजन देखते हैं?
30 सेकेंड है आपके पास। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हेल्प के नाते जो हमारी मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, मोस्ट अंडरसर्व्ड और मोस्ट नीडी कम्युनिटीज हैं, इनका काशिफ साहब ने बहुत ही एलिक्वेंटली उनको डिस्क्राइब किया हमारे सामने और बड़ी डिटेल से। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम मदद के ज़रिए और मदद के ही जो हमारा वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड और एक हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो उसमें हमारा मेन फोकस शुरू से भी ये हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रही है और अब भी जो कि कोविड के ज़माने में इसकी प्रायोरिटी बहुत बढ़ गई है। तो हम ये समझते हैं कि जब इन लोगों के बेचारों के जॉब छूट जाते हैं, इतनी अनहेल्थी कंडीशंस में काम करना पड़ता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी आते हैं। सो हमारे केस वर्कर जब जाते हैं इन फैमिलीज़ को ढूंढने के लिए इन बस्तियों में और इन मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एरिया में, तो वो केस वर्कर्स डेटा कलेक्ट करने के लिए उनका फैमिली का साइज देखते हैं कि उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, उस फैमिली में बीमार कौन है, तो उस हिसाब से हम वो टेलर कट करके पूरी नीड जो है उसके हिसाब से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और इसमें यह है कि काम इतना ज्यादा करने वाला है, लेकिन हम आपके नाजरीन के थ्रू, मैं और काशिफ साहब, ये गुजारिश करेंगे नाजरीन को कि अगर वो ऑलरेडी कुछ लोगों की पाकिस्तान में हेल्प कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अपनी फैमिलियों और अपने रिश्तेदारों से बाहर दूसरे लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी फाउंडेशन के साथ कांटेक्ट करें, पाकिस्तान क्रिश्चियन आउटरीच फाउंडेशन, और आप हमें फेसबुक पे देख सकते हैं। और भाई काशिफ नवाब को भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक है वो तकरीबन पाकिस्तान की, खास तौर पे लाहौर के एरिया में बहुत ज्यादा ही इनके कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये भी आपको सही तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं कि किस किस जगह हम इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोहेल एंड मिस्टर काशिफ, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई होप कि नाज़रीन को ये प्रोग्राम पसंद आएगा और डेफिनेटली दे विल जंप इन दिस सिचुएशन कि किस तरीके से जो है वो लोगों की इंसानियत की हेल्प की जा सकती है। और इंसानियत की हेल्प जो है वो खुदाबंद को पसंद आती है, और खुदाबंद करे कि बहुत सारे लोग जो हैं इस फाउंडेशन के साथ अपनी खदमात जो हैं वो उनको पेश कर सकें। और खुदाबंद ने चाहा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है इस फाउंडेशन के लेवल पर आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मिस्टर सोहेल एंड मिस्टर काशिफ, एंड गॉड ब्लेस यू जी।